वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि हम सेटिंग करना भूल गए थे, इसीलिए बोर्ड पे ज़्यादा लाइट आ गया था, है ना। तो अब देखिएगा इसमें क्लियर पिक्चर आएगा। और पिछले में कुछ सेटिंग वगैरह होता है तो भूल गए थे, तो मतलब ये सर्वे का भी था और क्या था आपका आरसीसी का, दोनों में थोड़ा थोड़ा ब्लर कर रहा था और लाइट ज़्यादा था, है ना। लाइट ज़्यादा नहीं था, लाइट इतना ही रहता है, थोड़ा उसमें सेटिंग में गड़बड़ी हो गया था। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आरसीसी का आज का सेशन। कह रहा है कि IS 456/1978 के अनुसार कंक्रीट का आनमन क्षमता है। आनमन क्षमता मतलब होता है फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, है ना। क्या होता है आपका फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ क्या बताए थे, यानी FC के क्या FC क्या बताए थे हम 0.67 अंडर रूट FC के। ये 1978 के अनुसार था, है ना। एक था आपका 0.7 अंडर रूट FC के, एक इसके अनुसार था 2000 के अनुसार था, है ना। ठीक है, ये फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। तो क्या कह रहा है कि संपीड़न सामर्थ्य का अनुलोम अनुपात, अनुलोम मतलब डायरेक्टली, देख लें अनुलोम मतलब क्या होता है आपका, अनुलोम मतलब हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और प्रतिलोम मतलब कि यूनिवर्स, समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि संपीड़न सामर्थ्य का अनुलोम अनुपात, संपीड़न सामर्थ्य का प्रतिलोम अनुपात। फिर कह रहा है कि संपीड़न सामर्थ्य के वर्गमूल के डायरेक्ट समानुपाती, है ना। क्या लिख रहा है आपका कि संपीड़न सामर्थ्य के वर्गमूल के डायरेक्ट क्या होता है समानुपाती, यानी कह सकते हैं हम यहाँ से फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा अंडर रूट संपीड़न सामर्थ्य। तो आप कहेंगे सर ये तो आप बता रहे थे, तो क्या है आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है ना। क्या है आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। लेकिन एक कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य निकालते कैसे हैं, कंक्रीट का है ना। हम क्या कर रहे थे, ये अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है, लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑप्शन में लिखा है संपीड़न सामर्थ्य, है ना। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं 15 सेंटीमीटर का घन लेते हैं, है ना। 90% आर्द्रता पे 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 28 दिन के बाद हम कितने घन बनाते हैं, 100 घन बनाते हैं, है ना। और 100 घन पे क्या करते हैं, 100 घन पे हम संपीड़न सामर्थ्य लगाते हैं। देखिए ऊपर से भी सामर्थ्य और नीचे से भी सामर्थ्य लगाते हैं, और जब एक क्रेक करना शुरू करता है उसी वैल्यू को नोट करते हैं। तो भाई लगा तो अब संपीड़न सामर्थ्य रहे हैं, है ना। जिसके कहने का मतलब यही है तो वो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, लेकिन अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को चेक कैसे कर रहे हैं, वो संपीड़न सामर्थ्य निकाल के, है ना। तो क्या हो जाएगा संपीड़न सामर्थ्य के वर्गमूल के अनुपात। बाद में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य और संपीड़न सामर्थ्य में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता इसमें, बस ये होता है संपीड़न सामर्थ्य में सिर्फ 3 ही घन बनाते हैं। संपीड़न सामर्थ्य हम चेक करते हैं तो कितना घन बनाते हैं, सिर्फ 3 घन बनाते हैं, जबकि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हम घनों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है ना। कितना होता है आपका 100। ठीक है, आगे बढ़ें, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए शुरू कर देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PCC और RCC का IS कोड क्या है, इसको बताइए। ऑप्शन नहीं देंगे इसका, IS कोड क्या है ना। हम बार बार लिखते हैं PCC और RCC का IS कोड क्या है, तब सब लोग जानते हैं। कितना आपका 456 लिखते हैं कि नहीं, IS 456। सिर्फ RCC का ग्रेड पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, PCC और RCC का ग्रेड हो जाएगा आपका IS 456, है ना। आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंक्रीट के स्थिर भार के अंतर्गत विकृति करती है। कंक्रीट के स्थिर भार के अंतर्गत कंक्रीट के स्थिर भार के अंतर्गत विसर्पण विकृति होती है। विसर्पण विकृति होती है। विसर्पण विकृति मतलब हुआ आपका क्रीप स्ट्रेन, है ना। क्या होता है आपका क्रीप स्ट्रेन। अब क्रीप आपको पता है, पहले ऑप्शन लिख देते हैं हम A B C और D, ठीक है। ABCD क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया, समय पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर निर्भर करता है। समय पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है ना। आर्द्रता पर निर्भर करता है,
आर्द्रता पर निर्भर करता है। अगला आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी किसी पर भी निर्भर नहीं करता। बताइए क्या होगा। अब आपको क्रीप हम बताए थे, क्रीप क्या होता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है ना। क्या होता है आपका क्रीप? परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसे कि बिजली का तार हो गया, अब क्या हो गया, एकदम टाइट खींचे हैं तो कुछ देर बाद कैसे 1 मिनट लाइट कट गई। चलिए देखते हैं। अब देखिए हम कहाँ थे, अब याद नहीं है। कह रहे कंक्रीट के स्थिर भार के अंतर्गत विसर्पण विकृति होती है, क्योंकि आधा घंटा बाद लाइट आया है ना। कह रहे क्रीप स्ट्रेन है ना, क्रीप स्ट्रेन होती है। तो क्रीप स्ट्रेन मतलब वो आपका विकृति यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, और समझिएगा बता रहे थे तार का है, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, यानी विकृति हो जाएगी। तो कह रहा है कि समय पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। तो इसमें ना ऑप्शन देखेंगे तो दोनों सही है, समय भी सही है, तापमान भी सही है। ठीक है, और आर्द्रता मतलब होता है आपका, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी है ना। आर्द्रता मतलब जैसे कि वायु है ना, एयर आपका वायु है तो उसमें कुछ नमी रहती है, उसमें क्या रहता है, नमी रहता है। जैसे कि कोई भी लीजिए, जैसे कि मिट्टी लीजिए, मिट्टी लीजिए, उसको एकदम क्या करिए आप, सुखा दीजिए। वो सुखा करके जब आप वायुमंडल में रखेंगे ना तो उसमें नमी आ जाएगी। वो नमी कहाँ से आ रही है, उस पर आप पानी तो गिरा नहीं रहे हैं, ये वायु में जो नमी है वो उसको खींच ले रहा है पानी। तो वायु में जो नमी होती है उसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं। तो किस पर डिपेंड करता है, इस पर भी थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है। समय पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, तार है, इसको खींच कर छोड़ दीजिए तो जितना ज़्यादा टाइम होगा ना उतना ही ज़्यादा ये झुकता जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद तापमान पर निर्भर करेगा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा बेंड हो जाएगा, है कि नहीं। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी जल्दी दूर जाएंगे, आसानी से जाएंगे। तो दोनों पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। लेकिन इसमें मेरा मोर करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। यानी कहने का मतलब जो विकृति होती है ना, क्रीप यानी विसर्पण जो होता है, वो टाइम पर भी निर्भर करता है और लोड पे भी निर्भर करता है। कितना ज़्यादा लोड लगा रहे हैं भाई, ज़्यादा लोड लगाएंगे तो जल्दी बेंड हो जाएगा, कम लोड लगाएंगे तो धीरे धीरे। कहने का मतलब ये तार है, हल्का तार है तो कम बेंड होगा, यही तार ज़्यादा भारी रहेगा तो जल्दी जल्दी बेंड होगा, है ना। उसके बाद निर्भर करता है, टाइम पर भी निर्भर करेगा, है कि नहीं। और भी एक दो चीज़ों पर भी निर्भर करता है, टाइम हो गया, टेम्परेचर है ना। लेकिन इसमें सब ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपको क्या लगाना है, टाइम लगाना है ना। क्या लगाना है, टाइम। तो क्रीप वही मिलेगा जहाँ ज़्यादा टाइम है ना, कम टाइम में क्रीप देखने को आपको नहीं मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका टाइम। बाकी डिपेंड सब पर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि मापांक का अनुपात होता है, सबको पता है, 80 बताए थे ना, 80 यही होता है, ES अपान EC, यही दिया है ऑप्शन में, ES अपान EC का रेशियो क्या कहलाता है, मापांक का अनुपात कहलाता है। मापांक अनुपात की कोई बीमा नहीं होता है। इसको IS कोड से कैसे निकालते हैं, 280 3 सिग्मा CB है ना। ये तो बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं, 280 3 सिग्मा CB। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कंक्रीट में सल्फेट आक्रमण रोकने के लिए, कंक्रीट में सल्फेट आक्रमण रोकने के लिए, सल्फेट आक्रमण रोकने के लिए, कंक्रीट में सल्फेट आक्रमण रोकने के लिए, कहाँ गया, कंक्रीट में सल्फेट आक्रमण रोकने के लिए कंक्रीट मिक्स बनाते समय जल का pH मान होना चाहिए। कंक्रीट मिक्स बनाते समय pH होना चाहिए। देखिए मेरा सर कट रहा है ना, सेटिंग सही से नहीं कर पाए हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ए क्या आ जाएगा के समय pH होना चाहिए, A B C और D। pH मान पूछ रहा है भाई, कितना हो जाएगा, 5 से 7 6 से 9, 5 से 7 6 से 9, और हो जाएगा आपका 7 से 10 4 से 6, 7 से 10 और 4 से हो जाएगा 6। बताइए क्या होगा, pH मान पूछ रहा है कि pH कितना होना चाहिए, कंक्रीट यानी कंक्रीट बनाते समय pH कितना होना चाहिए। ठीक है,
समझिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, पीएच क्या होता है, पीएच होता है आपका 10 की ऋणात्मक घातों की वह क्या होता है, पीएच 10 की ऋणात्मक घातों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करता है ना, ऐसे ही होगा कुछ। तो पीएच हो जाएगा आपका 6 से 9, पीएच क्या होगा 6 से 9, कभी भी 6 से कम नहीं होगा और कभी भी 9 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो पीएच मान कंक्रीट के लिए कितना होगा, 6 से 9 के बीच में होगा। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। कंक्रीट मिक्स मतलब समझते हैं, सीमेंट बालू गिट्टी को हम मिक्स करेंगे, वो हो जाएगा आपका कंक्रीट मिक्स, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका कह रहा है कि वास्तव में मापे गए प्रत्यास्थता गुणांक का मान, कह रहा है कि कंक्रीट के प्रत्यास्थता गुणांक का मान, कंक्रीट के प्रत्यास्थता गुणांक का मान, कंक्रीट के प्रत्यास्थता गुणांक का मान का अंतर हो सकता है, का अंतर हो सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ना बहुत बड़ा लिखा है कि IS 456/2000 के अनुसार मापे गए प्रत्यास्थता गुणांक तथा वास्तव में मापे गए प्रत्यास्थता गुणांक का मान का अंतर कितना हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। हम इसको शॉर्टकट कर दिए, अभी हम इसको आपको समझा देंगे। इसका मतलब क्या है, एक आ रहा है आपका ±25%, बी क्या हो जाएगा आपका ±5%, सी क्या हो जाएगा ±10%, और डी क्या हो जाएगा आपका ±20%। बताइए क्या होगा। और एक बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहना है कि आप लोग कोई भी MCQ फंस रहा है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उससे ले लेकर तुरंत आप SMS कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा आपको, ठीक है। हम हो सकता है तुरंत उसका रिप्लाई ना दें, ठीक है ना। हो सकता है हम कहीं बिजी हो, या फिर हो सकता है हमको क्वेश्चन ही ना पता हो, है ना, कुछ ऐसे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कंक्रीट के प्रत्यास्थता गुणांक का मान का अंतर हो सकता है, ठीक है। लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है, ठीक है। मतलब ये कितना 15 मिनट लगभग वीडियो बनाया है, 2 घंटा लग गया, ठीक है। बारिश आ रहा है ना, इसलिए हम लोग की गलती नहीं है। अब चलिए हम कह रहे थे कि चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, और क्या है कि ये फिर अबाउट सेक्शन में वहाँ नंबर है, SMS कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हो सकता है कि 9 दें, हो सकता है थोड़ा लेट से रिप्लाई दें, लेकिन रिप्लाई मिलेगा। अगर 9 भी मिले तो एक बार और याद दिला दिए, सर जी आप रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है ना। तो आप लोग SMS कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। कह रहा है कंक्रीट के प्रत्यास्थता गुणांक का मान का अंतर हो सकता है। इसका मतलब समझिएगा, हाँ, प्रत्यास्थता मतलब EC है ना, एन पूछ रहा है EC का मान कितना होता है 5700√FC के, और एक होता है आपका 5000√FC के। इतना तो आपको पता होगा, एक 5700 होता है, एक 5000 होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये IS 456/1978 के अनुसार होता है, ये IS 456/2000 के अनुसार होता है ना, इतना होता है। तो कह रहा है भाई इसको जब हम लैब में करेंगे प्रैक्टिकल, कहाँ करेंगे हम, लैब में, और कहाँ करेंगे इसको हम, एक साइट पे जहाँ अपने हम ढलैया करेंगे, वहाँ भी तो एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक लैब में करेंगे और एक साइट पे। तो इन दोनों के मध्य कितना अंतर हो सकता है, बात को समझ रहे हैं। क्योंकि लैब में करेंगे तो लैब में आपके पास जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा, कितने % तापमान पर रखना है, इतने % आर्द्रता पर रखेंगे, उसको फुलफिल कर लेंगे, है कि नहीं। लेकिन यही अपने साइट पे यानी जहाँ घर बनेगा वहाँ करेंगे तो सारे के सारे रिक्वायरमेंट को आप पूरा नहीं कर पाएंगे भाई। इसमें हो सकता है आपका एग्रीगेट ही कुछ अलग हो सकता है सीमेंट ही नया पुराना हो, है ना। तो इन दोनों के मध्य अंतर कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है 20%, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, 20% बढ़ सकता है या फिर 20% घट सकता है। ये तो बात हुआ EC का। अब ES जानते हैं, ES कितना होगा, स्टील का यंग मापांक कितना होता है, एक कई बार बता चुके हैं। बताइए स्टील का यंग मापांक कितना होता है, तो स्टील का यंग मापांक होता है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm²। मेरे भाई अगर 2 × 10⁵ यानी स्टील का यंग मापांक कहने पर
आपके माइंड में 2 × 10 पे 5 नहीं आ रहा है ना, तो आप ही बहुत केयरफुली पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसको हम कई बार बता चुके हैं। तो इसको मतलब हम कुछ भी बोले आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपको बहुत मतलब अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल खुला हुआ है और ध्यान कहीं और है ना, तो ऐसा मतलब कि जो करेगा उसी को नहीं आएगा। नहीं तो हम कुछ भी पूछ दें तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। हम पूछ दें कि M15 का यानी M15 का संपीड़न में नमन प्रतिबल कितना होगा, यानी नमन के कारण संपीड़न प्रतिबल कितना होगा M15 का, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए 5 होगा, 15/3 5 होगा, है कि नहीं। हम कहते हैं M20 का कितना होगा, यदि आपके माइंड में आ रहा है कि M20 का सिग्मा BC 7 होगा तो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। हम कहते हैं कि M20 का मापांक अनुपात कितना होगा, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि M20 का मापांक अनुपात बिना निकाले आपको याद होना चाहिए 13.33 आएगा, हम 13 ले लेते हैं, है ना। हम कहते हैं M15 का मापांक अनुपात क्या होगा, तो आपके माइंड में आना चाहिए, जो आएगा उसको कमेंट में, मतलब कि माइंड में तो आना चाहिए, फिर कमेंट में भी आना चाहिए। हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि M15 का मापांक अनुपात कितना होगा, देखते हैं किसका किसका आता है मापांक अनुपात, ठीक है। M15 का मापांक अनुपात कितना होता है। आप लोगों का क्वेश्चन मतलब कि आंसर ज़्यादा लोगों का गलत ही आ रहा है, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ना आपको। M15 का मापांक अनुपात कितना होता है, M15 का मापांक अनुपात कितना होता है। अभी तो हमको याद नहीं है कि पिछले मतलब कि पिछले सेशन में क्या क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों को, हम भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग आंसर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि आप आंसर देंगे ना, कुछ गलत ही आंसर देंगे तो हमको लग जाएगा कि एक क्वेश्चन पूछे थे तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे उसी में कमेंट में। और एक बात कि आप कमेंट बॉक्स एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए। अब कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि अगर तो मान लीजिए कि कहीं हम पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई गलत बोल दिए या फिर गलत ही ट्रिक लगा दिए, B था C पर लगा दिए, हमसे भी कहीं गलत हो जाएगा, तो उसको हम कहाँ लिख देते हैं, कमेंट में लिख के उसको हम पिन कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको कमेंट में एक बार जरूर विजिट कर लीजिए, कमेंट में कुछ है तो नहीं, कोई एरर तो नहीं, सर जी गलत बता दिए हैं, उसको हम कमेंट में क्या करते हैं, उसको सुधार देते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार कमेंट जरूर विजिट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला कह रहा है आपका, हाँ देखिए आसान है, वही कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ रिवीजन कर चुके हैं, आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। कर रहा है IS 456/2000 के अनुसार RCC का मिनिमम ग्रेड कितना होता है। IS 456/2000 के अनुसार RCC का मिनिमम ग्रेड कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। कितना होता है, 2000 के अनुसार RCC का मिनिमम ग्रेड M20 होता है, और 1978 के अनुसार कितना होता है आपका M15, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि FI 415 के लिए पराभव प्रतिबल होता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, FI 415 के लिए पराभव प्रतिबल होता है, पराभव प्रतिबल होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 415 न्यूटन प्रति mm², ठीक है। बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, कहाँ गए, 395 हो जाएगा आपका 500, एक हो जाएगा 250, ठीक है। डी न्यूटन प्रति mm² को ना मेगा पास्कल भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यदि मेगा पास्कल लिख दे तो घबराना नहीं है, सर जी तो न्यूटन प्रति mm² बताएं, ठीक है। क्या होगा बताइए, अब बताइएगा FI 250 को क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर जी FI 250 को हम लोग माइल्ड स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील। FI 415 और FI 500 इसके बाद वाले को क्या कहते हैं, टोर बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टोर बार, यानी HYSD बार कहते हैं, HYSD बार। HYSD का फुल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ यील्ड डिफॉर्मेशन बार, हाई स्ट्रेंथ यील्ड डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका FY यानी FY मतलब यील्ड प्रतिबल कितना होगा आपका 250, इसका FY कितना होगा 415, इसका FY कितना होगा आपका 500। ये हम रिलेट कर रहे हैं कंक्रीट वाले से, देखिएगा M25 है ना, M20 दो ही लिख रहे हैं, M25, ठीक है। तो देखिए इसका होता है जो अभिलाषिक सामर्थ्य कितना होगा इसका 20, और इसका अभिलाषिक सामर्थ्य कितना होगा आपका 25, समझ रहे हैं, अभिलाषिक सामर्थ्य या फिर इसका पराभव प्रतिबल।
लेकिन हम जब निकालते हैं क्या सिग्मा बी सी, तो होता है आपका यानी वर्किंग स्ट्रेस में क्या फार्मूला होता है, वर्किंग स्ट्रेस में चरम प्रतिबल होता है ना, और सुरक्षा गुणांक। इसमें कंक्रीट वाले में, स्टील वाले में कितना होगा वर्किंग स्ट्रेस, क्या होगा आपका यील्ड प्रतिबल, है ना, पराभव प्रतिबल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 3, स्टील का होता है 1.78। समझ में आ रहा है। इसी तरह FI 250 का वर्किंग स्ट्रेस कितना होता है 140 होता है तो कैसे होता है आपका, क्योंकि FI 250 का वर्किंग स्ट्रेस 250/1.78 कितना होता है आपका 140 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, FI 500 वगैरह का सबका निकल जाएगा। तो आपको समझ आ गया। यील्ड स्ट्रेस पूछ रहा है, FI 415 का यील्ड स्ट्रेस कितना होगा 415। लेकिन यही पूछ देता आपका FI 415 का वर्किंग स्ट्रेस कितना होता है। अब जानते हैं इसे डिजाइन स्ट्रेस भी कहते हैं, अब इसे जानते हैं आपका परमिसिबल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो कितना हो जाएगा FI 415 का 415/1.78 जितना आएगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लिख दे रहे हैं, आएगा आपका 230 न्यूटन प्रति mm²। कितना आता है आपका 230 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, इंक मेरा क्या हो गया आपका ख़त्म हो गया, इंक डाल लें 1 मिनट। तो सेशन को आप लोग शेयर किया करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका अगला कह रहा है कि विसर्पण, एक सामग्री का विसर्पण क्या होता है। विसर्पण मतलब क्रीप। कह रहा है क्वेश्चन एक सामग्री का विसर्पण क्या होता है। विसर्पण यानी क्रीप, क्या है आपका क्रीप क्या होता है ना। कह रहा है क्रीप क्या होता है A, B, C और D। ठीक है, ये क्या कर रहा है दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ, ये क्या कर रहा है आपका, ये कर रहा है भार हटाने पर विरूपण न रह जाना। भाई भार हटाने पर विरूपण न रह जाना। ठीक है, B क्या हो जाएगा आपका भंगुर हो जाना। भंगुर मतलब होता है ब्रिटल। ठीक है, भंगुर हो जाना। C कह रहा है आपका तन्य न होना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका भार बना रहने पर समय के साथ सतत विरूपण, है ना। भार बना रहने पर समय के साथ सतत यानी कंटिन्यूसली विरूपण मतलब होता है आपका स्ट्रेन। ठीक है, बताइए क्या होगा ABCD। तो आपको पता है ना स्ट्रेन हम क्या बताए थे, स्ट्रेन होता है आपका मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। किसके कारण होता है भाई, अपने लोड के कारण या फिर उस पर कोई लोड डाल दें उसके कारण। ठीक है, तो देखिए क्या होगा भार हटाने पर विरूपण न रह जाना, इसे तो हम लोग इलास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं इलास्टिक कहते हैं। किसी मटेरियल को हम डिफॉर्म कर देते हैं, भार हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, अपना मतलब साइज और शेप रिगेन कर लेता है, उसे कहते हैं इलास्टिक। अगर रिगेन नहीं करता है तो उसे कहते हैं प्लास्टिक, है ना। यानी किसी पर लोड लगाए और लोड हटाने के बाद जो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आया उसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिक। 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका डक्टिलिटी होता है, एक होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। सब बता चुके हैं ना। डक्टिलिटी पर आपका टेंसाइल फोर्स होता है और कंप्रेसिबिलिटी पर क्या होता है आपका, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है जी, मेलाबिलिटी, है ना, मेलाबिलिटी। यानी किसी ऑब्जेक्ट को पतले तार के रूप में बदलना टेंसाइल लोड लगाकर डक्टिलिटी कहलाता है, तथा किसी मेंबर पर कंप्रेशन फोर्स लगा के पतली चादर के रूप में बदलना क्या कहलाता है आपका मेलाबिलिटी कहलाता है ना। ये दोनों प्लास्टिक के गुण होते हैं। एक होता है आपका ब्रिटल, है ना। क्या होता है ब्रिटल, यानी किसी पर लोड लगाए और ये डिफॉर्मेशन दिए बिना टूट जाए, है ना। जैसे शीशा डिफॉर्मेशन नहीं देगा, लोड लगाएंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा, टूटेगा, उसे हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल कौन सा होता है आपका कंक्रीट। सिर्फ RCC की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कंक्रीट एक होता है आपका ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है, विश्व में सबसे अधिक डक्टाइल मटेरियल क्या होता है आपका गोल्ड, है ना। अब सुने होंगे गोल्ड को बहुत पतली तार के रूप में जब सबसे लंबा खींच सकते हैं
तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल क्या होता है आपका, गोल्ड होता है। गोल्ड से ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हो गया ब्रिटल मटेरियल। या फिर जब किसी मेंबर पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उसका विरूपण यानी स्ट्रेन डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है तो उसे हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। किसी मेंबर पे फोर्स लगाए और उसका डिफॉर्मेशन 5% से कम हुआ तो उसे कहेंगे ब्रिटल मटेरियल, और डिफॉर्मेशन यदि 5% से अधिक हो गया तो उसे हम लोग कहेंगे डक्टाइल मटेरियल। ये सारे के सारे पॉइंट नोट होना चाहिए। 5% से कम विरूपण पे ब्रिटल मटेरियल, 5% से अधिक विरूपण पे डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। उसके बाद होगा आपका, अब जानते हैं इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, है ना। भार लगा रहने पर समय के साथ कंटिन्यूसली क्या करता है, आपका जो डिफॉर्मेशन देगा उसे कहते हैं हम लोग क्रीप। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसमें एक कांटी है, ठीक है, यहाँ डर लगता है कहीं हाथ में ना लग जाए, निकलता ही नहीं हो। कर रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का था मापांक अनुपात का फार्मूला क्या होता है। मापांक अनुपात का फार्मूला बताया ना 280 3 सिग्मा CB, है ना 200। अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसे कि हम ज़्यादा काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, और ये बात याद रखिएगा इंट्रोडक्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं कि स्लेब से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा या फिर कॉलम से, नहीं, आपके इंट्रोडक्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले। स्लेब से क्या बनेगा, 1 वे स्लेब, 2 वे स्लेब, सिंगली से क्या बनेगा, छड़ वगैरह डाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपको फोकस इंट्रोडक्शन पोर्शन पे ही करना है। हम इंट्रोडक्शन का एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिएगा, अब इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है ना 10.7 या उसी के, इसको हम स्किप कर रहे हैं, है ना। वो कहेगा आपका M20 के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना होगा, तो इसमें रख देंगे 25। और कहेगा ना M25 के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना होगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार करने पर कोई मतलब नहीं है। कह रहा है IS 456 निम्न की संतुष्टि करता है। क्वेश्चन है IS 456 निम्न के संतुष्टि करता है, संतुष्टि करता है। ये बोल रहा है आपका, ये कह रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, है ना, ये डिजाइन की कार्यकाली विधि। बी क्या कह रहा है आपका, अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन, कर आपका अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन, ठीक है। सी कह रहा है आपका लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, LSM मेथड ऑफ डिजाइन, ठीक है, डिजाइन। और डी क्या कर रहा है आपका, ए और सी बोथ, यानी दोनों, है ना, ए भी और सी भी। बताइए अब क्या पढ़े हैं, IS कोड 456 1978, वो क्या होता है बताइए। IS 456 1978 किसका कोड होता है, WSM अल्टीमेट लोड मेथड, वो लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है आपका, इसका होता है 456 और 1978 के अनुसार ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। और IS 456 और 2000 के अनुसार ये होता है आपका लिमिट स्टेट मेथड। तो आप यही तो कहते हैं IS 456 किसकी संतुष्टि करता है, ए और सी का। इससे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों को, ये दोनों के मेथड से हम डिजाइन कर सकते हैं, किसके अनुसार, IS 456 के अनुसार, है ना, IS 456 के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरे क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ ज्वार भाटा आती हैं उसका कंटेक्ट में कंक्रीट है तो वो कौन सा कंडीशन होगा। मेरे भाई जहाँ ज्वार भाटाएँ आती हैं वहाँ कंडीशन होता है आपका एक्सट्रीम कंडीशन, है ना। क्या होता है आपका, एक्सट्रीम कंडीशन। कह रहा यह धारणा है कि हाँ कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए, इसको आपको लगाना है ना, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। M50 ग्रेड की कंक्रीट के लिए, ग्रेड के कंक्रीट के लिए, M50 ग्रेड के कंक्रीट के लिए प्रत्यास्थता मापांक होगा। कह रहा है कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक होगा, कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक, कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक होगा। एक आ रहा, अब बताइए सही से बताइए, आपको पता चल गया कि नहीं कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक, एकदम माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। EC = 5700 √FC के, ऐसा मेरे भाई होना चाहिए आपके अंदर 5000 √FC के
हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइएगा। अब देखिए उसके बाद कह रहा है आंसर दे रहा है आपका 20,000, 35,000, 50,000, 75,000। 20,000, 35,000, 50,000, 75,000। ठीक है, ऐसा ही है ना, देख लें 20,000। हाँ ठीक है, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर ABCD। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? हम बताए थे जब आपको कोड न दे तो किससे लगाना है, इस वाले से लगा लेना है। लगा दीजिए 5,000 √FC के, तो 5,000 इसका विलासिक सामर्थ्य कितना है 50। ठीक है, तो मान लीजिए 49 आता तो 7 आता, 7 × 5 है ना, तो कितना हो जाता है आपका 35,000। ऑप्शन मिल जाएगा आपका बी। आसान है। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बताइए कराने की ज़रूरत है क्या? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ जाते हैं। कह रहा है, कहाँ गया? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फिर वही कह रहा है कंडीशन वाले, छोड़िए चलिए हम पूछ ही ले रहे हैं आपसे कि हाँ कह रहा है मॉडरेट कंडीशन के लिए नॉमिनल कवर बताइए। क्या बताना है आपको? नॉमिनल कवर बताइए। मॉडरेट कंडीशन के लिए नॉमिनल कवर, इसको कितनी बार बता चुके हैं बताइएगा, कितना होगा? अब देखिए बताइए, हम सब लिख रहे हैं माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए, सीवियर के लिए, वेरी सीवियर के लिए नॉमिनल कवर कितना होगा? और एक एक्सट्रीम भी आता है ना, कितना होगा? माइल्ड के लिए 20, इसके लिए 30, इसके लिए 45, इसके लिए 50, इसके लिए 75 है ना। एक कम, इससे कम कवर नहीं रखना है। ये सब mm में है, मीटर में नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। याद है कि नहीं याद है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन इजी है ना। हाँ कह रहा है, अब देखिए वही क्वेश्चन आके जो हम पीछे बताएं कि IS 415 के लिए वर्किंग स्ट्रेस होगा। IS नहीं, FI 415 के लिए वर्किंग स्ट्रेस होगा, है ना। FI 415 के लिए वर्किंग स्ट्रेस होगा, तो वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट कितना है 415, स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 आ जाएगा 230 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले जो 2 लाइन का है ना। ठीक है, हम कहें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखना है तो कंक्रीट के लिए एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, आपका 3 हो जाएगा, और स्टील के लिए आता है आपका 1.78। इसी तरह पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? कंक्रीट के लिए हो जाएगा आपका 1.5 और स्टील के लिए हो जाएगा आपका 1.15 है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लगता है, एक यहाँ लगता है आपका लिमिट स्टेट मेथड में। लिमिट स्टेट IS 456 2000, वर्किंग स्टेट मेथड IS 456 1978 को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिएगा एक कंडीशन और आता है, कहता है कि कंक्रीट का, दोनों में देखेंगे ना, कहेगा कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक स्टील के सुरक्षा गुणांक से अधिक क्यों रखते हैं, है कि नहीं। देखिए कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक, यहाँ भी दोनों में कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक स्टील के सुरक्षा गुणांक से अधिक क्यों रखते हैं। अब इसका रीज़न है ना कि कंक्रीट जो होगा, एक कंक्रीट लैब में बनाए होंगे सब, अच्छे से लैब में बनाए होंगे सब यहाँ सारे रिक्वायरमेंट क्या पूरा हुआ होगा, है ना, सारे रिक्वायरमेंट। यानी कितने में उनका कंक्रीट रहेगा, कितने में आर्द्रता पर रखना है, कितना तापमान पर रखना है, सबको उसको टेस्ट किया गया होगा। कहाँ? कंक्रीट को लैब में, उसके अनुसार बताया गया होगा कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, लेकिन उसी तरह स्टील का भी किया होगा। स्टील का लैब में सब कुछ चेक हुआ होगा, बताया गया होगा कि ऐसा ऐसा काम करना है। लेकिन आप समझिएगा कंक्रीट को जो लैब में बनाए होंगे सब, और इसी कंक्रीट को जब घर पे बनाएंगे तो उसमें कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि कंक्रीट, जैसे कि आप घर की ढलाई कर रहे हैं, छत बना रहे हैं, तो कोई लेबर लेके आएगा छत से ऊपर से ही पटक देगा कंक्रीट को, है कि नहीं। कभी मिक्सर मशीन में कभी सीमेंट ज़्यादा मिला देगा, कभी सीमेंट कम मिला देगा। कंक्रीट बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है।
कभी पानी ज़्यादा मिला देगा, कभी बालू, यानी कुछ भी, क्योंकि कंक्रीट को हम अपने बनाते हैं। जब कंक्रीट को लैब में बनाए होंगे तो सारे व्यवस्थाएं होंगी, कंक्रीट को जब अपने बनाते हैं तो उतना व्यवस्था हम नहीं दे पाते हैं, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन क्या स्टील को अपने घर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। स्टील तो कंपनी में बन के भी आया था। स्टील को आपको लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो वही स्टील रहेगा, और स्टील को खरीद के लाएंगे तो वही स्टील रहेगा। स्टील तो अपने बनाते नहीं हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर मिलेगा, हो सकता है आगे क्वेश्चन आए भी, इसका सीधा सीधा आंसर मिलेगा कि कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक स्टील से अधिक इसलिए रखते हैं क्योंकि कंक्रीट के क्वालिटी कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं। भाई स्टील में तो क्वालिटी कंट्रोल करना नहीं है, वो तो कंपनी से बन के ही आता है। तो इस कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल हम जो पूरा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक स्टील से क्या रखते हैं? अधिक रखते हैं, है ना। सुरक्षा गुणांक अधिक रखने का मतलब उसको मानते कम लोड लेगा, है ना, उसको ज़्यादा मार्जिन लेके चलते हैं। कर रहा है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है कि आरसीसी में इस्पात होता है। क्वेश्चन है आपका, आरसीसी में इस्पात होता है, आरसीसी में इस्पात होता है, ए बी सी और डी। ए क्या हो जाएगा आपका? डिफॉर्म बार, डिफॉर्म बार, डिफॉर्म बार। और क्या हो जाएगा आपका? कोल्ड ट्विस्टेड बार। क्या हो जाएगा आपका? कोल्ड ट्विस्टेड बार, कोल्ड ट्विस्टेड बार। और क्या हो जाएगा आपका? माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील, माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील, है ना, टेंसाइल स्टील। उसके बाद आपका ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी, है ना, सभी को क्या कहेंगे आपको? ऑल ऑफ एबव। क्या हो जाएगा? यानी कहने का मतलब कि जो कंक्रीट है ना, कंक्रीट, इसमें यदि डिफॉर्म बार डाल दें तो उसे हम आरसीसी कहेंगे, या फिर कोल्ड ट्विस्टेड बार डाल दें तब हम आरसीसी कहेंगे, या माइल्ड स्टील मीडियम टेंसाइल स्टील डाल दें तब भी हम क्या कहेंगे? आरसीसी कहेंगे। लेकिन क्या हम प्लास्टिक डाल दें तो आरसीसी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या हम मतलब कि जो होते हैं बताए थे ना फाइबर वाले डाल दें तो आरसीसी कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना। तो वही कर रहा है, किसमें से किसको डालेंगे तो आरसीसी कहेंगे। तो किसी को भी डाल दीजिए वो हम आरसीसी ही कहेंगे, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? आरसीसी ही कहेंगे, है ना। ये सब छड़ के प्रकार थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि तनन, हाँ ये तो आसान है ना। कोई पूछ रहा है कि तनन क्षमता संपीड़न क्षमता का कितना होता है, तो 10 से 15% होता है, और 10 और 15 दोनों ऑप्शन में हो तो 10 मार देंगे, ठीक है। 10 से 15% कंक्रीट की तनन क्षमता होता है संपीड़न के तुलना में, ठीक है। कह रहा कंक्रीट का ताप प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ना हम क्या बना चुके हैं, थ्योरी बता चुके हैं। ताप प्रसार गुणांक, कंक्रीट का ताप प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है ए बी सी और डी, है ना, ए बी सी डी। ए क्या कर रहा है आपका? वुड स्टील एल्युमिनियम कॉपर। क्या कर रहा है आपका? वुड स्टील एल्युमिनियम कॉपर, वुड स्टील एल्युमिनियम कॉपर। कंक्रीट का ताप प्रसार गुणांक किसके बराबर होता है बताइए तो? किसके होता है आपका? भाई ताप प्रसार गुणांक स्टील के बराबर होता है। इसीलिए हम देखिए, जब हम आरसीसी बनाते हैं तो आरसीसी में हम क्यों स्टील को ही डालते हैं? हम आरसीसी में देखिए, ये तो भाई नियम है, मार्कर को तो रोज़ गिरना है ना। वुड को भी डाल सकते हैं आरसीसी बनाने में, स्टील को भी डाल सकते हैं, एल्युमिनियम कॉपर सोना कुछ भी डालिए भाई, लेकिन हम स्टील को ही क्यों लेते हैं? इसका रीज़न है कि स्टील का ताप प्रसार गुणांक और कंक्रीट, सिर्फ कंक्रीट की बात कर रहे हैं, स्टील और कंक्रीट का ताप प्रसार गुणांक लगभग क्या होता है आपका? समान होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? जैसे कि ये हो गया आपका कंक्रीट, ये हो गया स्टील, अब दोनों मिक्स कर दिया, दोनों ऐसा ही रहता ना। अब मेरा कंक्रीट का ताप प्रसार गुणांक अलग हो, स्टील का ताप प्रसार गुणांक अलग हो, टेम्परेचर के इफेक्ट में आएंगे तो इधर फिसलेगा, एक कम फिसलेगा, है ना। मान लीजिए कि इसका अधिक हो, ज़्यादा इधर जाएगा, एक कम इधर जाएगा, है ना।
और दोनों का मान ताप प्रसार गुणांक बराबर है तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बना है तो दोनों समान जाएंगे, समान है ना, दोनों समान, जिससे बॉन्डिंग क्या रहती है, बनी रहती है ना। तो आज के लिए बस इतना है, क्योंकि सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है तो अपलोड करने में दिक्कत होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।